हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी मदद मिलेगी। अरे भाई, आज चाय नहीं मिलेगी क्या? सुबह जॉगिंग से वापस आए रवि ने ज़ोर से कहा और अपने कमरे में चला गया। तभी अंजलि चाय लेकर आई और बोली, मम्मी, मैंने पापा को चाय दे दी है। ये आपकी व रवि की चाय है। अंजलि की सास सुनीता आश्चर्य से बोली, उसके कमरे में दे देना। तो अंजलि हड़बड़ी दिखाते हुए बोली, मम्मी, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, प्लीज़ आप चाय दे दीजिए ना। कहती हुई वो रसोई में यूं भागी मानो 2 मिनट में पता नहीं क्या हो जाएगा। सुनीता अपने बेटे रवि की चाय लेकर उसके कमरे में आई तो रवि ने जल्दी से उसके हाथ से ट्रे ले ली। दोनों साथ साथ चाय पी रहे थे। तभी रवि के पापा विनोद भी वहाँ आ गए। अरे वाह, आज माँ बेटा साथ साथ। हाँ, आज अंजलि का नाश्ता नहीं बना, बेचारी ने चाय भी नहीं पी। मैं जाकर रसोई में उसका हाथ बटा देती हूँ। ये कहती हुई सुनीता अपना कप रखकर चल दी। अंजलि, क्या मदद करूँ? मैं पराठे बना देती हूँ, तू चाय पी ले। नहीं मम्मी, बस हो गया, मैं आराम से बाद में चाय पी लूँगी। फिर भी सुनीता बहू के काम में हाथ बटाने लगी। जाने क्यों आज अंजलि कुछ चुप चुप सी लगी, मानो किसी विचारों में खोई हो, वरना वह कुछ न कुछ इधर उधर की बातें करती रहती है। नाश्ते की मेज पर भी वो चुपचाप ही काम कर रही थी। कहीं रवि से कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ? फिर विचार आया, नहीं नहीं, ये तो मस्त है, रोज की तरह बातें कर रहा है। ब्रह्मजान सुनीता अपने कार्यों में व्यस्त हो गई। शाम को रवि आया तो अंजलि अचानक सिर दर्द की बात कहकर चाय का कप लेकर अपने कमरे में चली गई, जबकि रवि की चाय वहीं रह गई थी। रवि अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में अपने पिता विनोद से बात कर रहा था। अंजलि व रवि शाम को रोज कहीं न कहीं घूमने के लिए जाते हैं, पर आज अंजलि के सर में दर्द था, सो वो कहीं नहीं गई। रवि उसके लिए दवा लेकर आ गया। रवि अंजलि से बोला, किसी डॉक्टर के पास चले क्या? नहीं, ज़रूरत नहीं है। अंजलि के सपाट से जवाब से वो चुप हो गया। सुबह फिर वही अंजलि टिफ़िन सुनीता को देते हुए बोली, मम्मी, रवि को दे दीजिएगा। सुनीता कुछ बोलती कि उससे पहले रवि आ गया। टिफ़िन देखते ही बोला, थैंक्स अंजलि, मैं जा रहा हूँ। कहते हुए रवि नीचे चला गया। तो भी अंजलि कुर्सी में बैठी अखबार में नज़र गड़ाई रही। तभी उसे लगा कि सुनीता उसकी ओर आश्चर्य से देख रही थी। अंजलि हड़बड़ाकर जल्दी से उठ गई, पर तब तक रवि नीचे जा चुका था। अनमनी सी बालकनी में खड़ी अंजलि शीघ्र ही वापस आ गई। जैसे ही रवि निकला, अंजलि फिर से सबके साथ सामान्य व्यवहार करने लगी। सुनीता को अंदाजा हो चुका था कि बहू और बेटे के बीच कुछ तार खिंच गई है। दोनों के व्यवहार से कुछ बेचैनी सी हो गई थी। सुनीता दोपहर का खाना खाने के बाद वह आंख बंद करके लेट गई। उलझा हुआ दिमाग बार बार अंजलि की तरफ चला जा रहा था। जाने क्यों उसकी मानसिकता उसे बड़ी पहचानी सी लगी। कई बार हिम्मत करके अंजलि से बात करने का ख्याल आया, पर हर बार उसके कदम ये सोचकर ठिठक जाते कहीं अंजलि इसे बेवजह की दखल अंदाजी न समझे। फिर रवि की गैर मौजूदगी में उसका सामान्य व्यवहार उसे भ्रम की स्थिति में डाल देता था। अंजलि के चेहरे में सुनीता को अपना पुराना अक्स दिखाई देता था। जब सुनीता की विनोद के साथ शादी हुई थी, विनोद स्वभाव से शांत और उसका बेहद ध्यान रखने वाले पति थे। सुनीता के मायके वाले व अन्य रिश्तेदार उसके भाग्य की प्रशंसा करते न थकते। गृहस्थ जीवन में शुरुआती दिनों में जब कभी सुनीता और विनोद के विचार टकराते और आहत सुनीता उससे बातचीत बंद कर जाने कितना समय इस आस में गुजार देती कि कभी विनोद उसकी नाराज़गी का कारण पूछते हुए कहेंगे कि आओ सुनीता, हम अपने मतभेद के बारे में बात करें। फिर दोनों अपने पक्ष गिले शिकवे एक दूसरे के सामने रखें। ऐसा दोबारा ना हो
इसकी कसम खाएं। खुले मन से अपनी अपनी भूलों को स्वीकार कर दोनों आगे बढ़ें। पर वो दिन कभी नहीं आता। समय आगे बढ़ता जाता पर सुनीता का मन वहीं उलझता रहा। विनोद सुनीता के इस व्यवहार को पहचानते और बातचीत जारी रखते, पर कभी उससे उस संवादहीनता का कारण नहीं पूछते। सुनीता अपने व्यवहार से अपना विरोध जताती, जबकि विनोद ऐसे समय में भी सुनीता के प्रति प्रेम प्रदर्शन में कोई कमी नहीं रखते। उम्र के उस दौर में अक्सर विनोद द्वारा जताए गया प्यार का पलड़ा भारी पड़ता। लोगों के सामने सुलझे पति के रूप में पहचाने जाने वाले विनोद विवादित मुद्दों को अनसुलझा ही छोड़ देते थे। उलझनों को सुलझाए बगैर सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश करते। समय के प्रवाह में ऐसा हो भी जाता, पर बिन सुलझी गुत्थियाँ गांठें बन सुनीता के दिल में टीस उठाती। सुनीता ने कई बार विनोद को समझाया, पर वो अपना रवैया नहीं छोड़ पाते। उसे याद आया, एक बार सुनीता की लंबी चुप्पी के बाद छोटा सा रवि मायूसी भरे स्वर के साथ बोला था, मम्मी, गर्मियों की छुट्टियों में जब हम महाबलेश्वर मंदिर जाएंगे, तब भी क्या आप ऐसे ही चुप रहोगी? हमारा तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। सुनीता उसकी भोली आशंका से द्रवित हो गई। उसके तुरंत रवि को गले से लगा लिया। नहीं बेटा, मम्मी की तबीयत आजकल ठीक नहीं है ना, इसीलिए मैं चुप रहती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं कल ठीक हो जाऊँगी। अपने अहम को त्याग कर उसने झगड़े के मूल को तो दबा लिया, पर मन में पनपती उन गांठों का वह कुछ न कर पाई, जिन्हें सुलझाने में विनोद ने कभी विश्वास ही नहीं रखा। आज उदास अंजलि में स्वयं को और रवि में विनोद को देख वह सिहर गई। नहीं, साधारण सा दिखने वाला दोनों का यह व्यवहार सामान्य नहीं है। शाम को रवि घर आया तो छाई चुप्पी को देख सुनीता से पूछ बैठा, मम्मी, अंजलि घर में नहीं है क्या? सुनीता बोली, बेटा, आज वह अपनी सहेली रचना के साथ शॉपिंग के लिए गई है। मैं चाय बना रही हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, हम साथ चाय पियेंगे। आज कितने दिनों बाद मुझे अपने बेटे के साथ अकेले समय बिताने का मौका मिला है। मम्मी, तभी तो कहता हूँ अंजलि को उसके मायके भेज देते हैं। रवि के इस मजाक पर सुनीता हंस पड़ी। एक दिन भी रह पाएगा उसके बगैर? रवि माँ की इस बात पर मुस्कुरा पड़ा। वह रवि की आंखों में अंजलि के प्रति उसका मौन समर्पण साफ देख पा रही थी। अचानक वह बेटे से पूछ बैठी, तुम्हारे और अंजलि के बीच सब ठीक है ना? माँ के अकस्मात किए गए इस सवाल पर रवि असहज हो गया था। मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अपनी माँ से आंखें चुराते हुए वह बोला। तो सुनीता ने दृढ़ता से कहा, कुछ तो है रवि। अरे मम्मी, एक छोटी सी बहस हुई थी हम दोनों के बीच में। आप तो जानती हैं कि अंजलि सेंसिटिव है, लेकिन अब सब ठीक है। आप उसे इतना सीरियसली क्यों ले रही हैं? वो कितने दिन नाराज़ रह सकती है, जानती नहीं क्या आप? अंजलि 2 दिन भी बिना बोले नहीं रह सकती। कहकर रवि हंस पड़ा। तो सुनीता गंभीर स्वर में बोली, बेटा, यह अच्छी बात है कि बहू कोई बात ज़्यादा दिन अपने अंदर नहीं रखती है, पर फिर भी कोई बात उसके भीतर जन्म लेकर ग्रंथि बनकर पनपे, उसे समय से पहले ही उखाड़ कर फेंक दो। तुम्हारे द्वारा अपनाया गया सामान्य व्यवहार उसे अपनी उपेक्षा का एहसास करा सकता है। बेटा, बातचीत बंद हो तो बातों का सूत्र वहीं से पकड़ो जहाँ से बातचीत बंद हुई हो, नहीं तो अबोलापन तुम्हारे रिश्ते को दीमक की तरह चाट जाएगा। छोटी छोटी बातें उसे तनावग्रस्त कर देंगी। ये क्या तुम देख सकोगे? रवि समझदारी समस्या के समाधान में है, उसे अवॉइड करने में नहीं। रवि की चुप्पी में सुनीता की बातों का असर दिखने लगा था। सुनीता अपने बेटे के सर पर हाथ फेरती हुई बोली, अबोलापन मन में गांठें निर्मित करता है, जबकि बातचीत उन गांठों को खोलती है। झगड़े के मूल को उखाड़ना बेहतर है, बजाय उसे छेड़ा ही ना जाए, क्योंकि उस मूल से तो विषाद और तकलीफ़ों के अंकुर फूटेंगे। आपसी बातचीत
एक दूसरे को समझने का सशक्त जरिया है। तुम दोनों समझदारी से एक दूसरे के सामने अपना पक्ष रखोगे तो कोई वजह ही नहीं कि रास्ता न निकले। विवाद के भय से मुद्दे को छेड़ा ही न जाए, ये तो ठीक नहीं। सुनीता अपनी बात कह ही रही थी कि किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। कब से विनोद बगल में खड़े थे, ना तो सुनीता और ना ही रवि का ध्यान गया विनोद की ओर। सुनीता ने कहा, आप कब आए विनोद? मैं आपकी चाय लेकर आती हूँ। सुनीता चाय लेकर आई तो उसने नोट किया कि बाप बेटा दोनों ही चुपचाप बैठे थे। सुनीता ने विनोद से इधर उधर की बातें की तो वह हाँ हूँ में जवाब देते रहे। रात को खाने की मेज पर खामोशी छाई रही, जो सभी के भीतर चल रहे आत्ममंथन को दर्शा रही थी। इस मौन से असहज होकर सुनीता विनोद से बोली, क्या हुआ, आज आप इतने चुप क्यों हैं? सुनीता के प्रश्न के उत्तर में विनोद ने उसका हाथ थाम लिया और संजीदा होकर बोले, उम्र की इस संध्या बेला में यह एहसास हुआ कि जीवन में आए उलझनों को सभी अपनी अपनी समझ के अनुसार सुलझाते हैं। मेरी हमेशा से ये सोच रही कि बेमतलब विवाद से एक सार्थक चुप्पी भली। समस्याओं को सुलझाने में मैं मौन को अहमियत देता रहा, क्योंकि डरता था कि वाद प्रतिवाद से समस्या उलझकर कोई अप्रिय रूप न ले ले। इधर तुम अपनी चुप्पी से विरोध जताती रही, परिणाम स्वरूप बढ़ती संवादहीनता हमारे बीच दूरी पैदा करती रही। मैं उसे पाटने के लिए आपसी बातचीत को जारी रखता, लेकिन विवाद की उन जड़ों को न छेड़ता जिसका इंतज़ार तुम्हें हमेशा से रहा। ये मानवीय गलतियाँ स्वाभाविक हैं। आज जिस तरह तुमने रवि को समझाया वो बहुत ज़रूरी था। सुनीता की आंखों में एकदम ही ढेर सारा प्यार विनोद के लिए उमड़ आया। वह भावुक होकर बोली, नहीं विनोद, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हम दोनों ने अपने स्वभाव के अंतर्गत ऐसा किया। मैंने भी काफ़ी बाद में यह महसूस किया कि स्त्री पुरुष के व्यवहार में ये जेनेटिक अंतर ही है, पर एक दूसरे को समझने के लिए प्रयासों की भी अपनी भूमिका होती है। अगर तुम गलत थे तो मैं भी सही नहीं थी। मैंने गलती की इंतज़ार करके कि संवाद प्रक्रिया की शुरुआत तुम्हारी तरफ से हो। मैंने भी तो बातचीत का सूत्र पकड़ने का प्रयास नहीं किया। इस तरह से न जाने कितने अमूल्य पलों को मैंने नाराज़गी और तनाव की भेंट चढ़ा दिया। तुम्हारे भीतर उठा ये मंथन बता रहा है कि तुमने शायद मेरी और रवि की बातें सुन ली हैं। मैं अंजलि को तनाव नहीं देना चाहती हूँ, पर साथ ही उसे उस बात का एहसास ज़रूर करवाऊँगी कि वो भी रवि की पहल के इंतज़ार में आने वाले सुनहरे पलों को धूमिल ना करे। गृहस्थी की गाड़ी दो पहियों पर तभी चलती है जब दोनों तालमेल बिठाएं। सुनीता की बातें सुनकर विनोद ने प्यार से उसका हाथ चूम लिया। विनोद के समर्पण को देख वो भावुक हो उठी। ताज़ी हवा के झोंकों ने दोनों को सहलाकर नई स्फूर्ति में भर दिया था। यूं लगा मानो दोनों का एक मीठा सा रिश्ता अभी अभी जुड़ा हो। घर के पास लगा गुलमोहर भी झूम झूम कर बधाई देकर मानो कह रहा हो कि बात करने का साहस हर इंसान में नहीं होता है। रवि घर आ गया था। अंजलि और रवि दोनों सोने चले गए थे। देर रात तक उनके कमरे से बातचीत की धीमी धीमी आवाज़ें आती रही। सुबह सुबह सुनीता रसोई में आई तो सुखद आश्चर्य में डूब गई। अंजलि चाय बनाती हुई कुछ बोलती जा रही थी और रवि आराम से किचन की रैक पर बैठा उसे निहार रहा था। यह देखकर सुनीता चुपके से बाहर आ गई और बरामदे में अखबार लेकर बैठ गई। संवादहीनता खत्म हो चुकी थी। रिश्तों पर जमी बर्फ को प्यार व मनुहार की गर्मी ने पिघला दिया था। ऐसे में स्वतः ही घर एक स्वाभाविक उल्लास से भर गया था। पर सुनीता कुछ और भी सोच रही थी।
नहीं, ये तो अभी आधा प्रयास है। अभी तो बेटी समान बहू को भी उसकी उस गलती का एहसास करवाना है जो कभी मैंने की थी। पर अब अंजलि की बारी है ये समझने की कि संवादहीनता रिश्तों में लगी दीमक के समान होती है। मेरा रिश्ता बचा क्योंकि विनोद ने हर हाल में संवाद को कायम रखा। कभी मैं कहूँ कभी तुम के संगीत पर चलना जरूरी है कि एक दूसरे के प्रयासों को फॉर ग्रांटेड न लेकर स्वयं के प्रयासों को जारी रखने में समझदारी है। दूसरों की पहल के इंतज़ार में स्वयं का इजहार हमेशा अच्छा होता है। क्या हुआ मम्मी? अंजलि ने अपनी ओर प्यार से निहारती हुई सुनीता से पूछा तो वह मुस्कुरा दी। उसे उम्मीद थी कि समझदार अंजलि अपनी सास सुनीता के अनुभव से उपजी सीख को अपने जीवन में ज़रूर उतारेगी ताकि आने वाली खुशियाँ सन्नाटे से डरकर अपना रास्ता बदल दें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।